जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के बारे में। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम हम सब जानते हैं हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हमें दो फाइटर एयरक्राफ्ट मिलेंगे। पहला होगा एमका मार्क 1 और दूसरा होगा एमका मार्क 2। एक तरफ जहां एमका मार्क 1 में हमें जनरल इलेक्ट्रिक इंजन देखने को मिलेगा, तो एमका मार्क 2 की टाइमलाइन इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा स्वदेशी 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन कब तक बनके तैयार हो जाता है। और काफ़ी लंबे समय तक हम लोग इसके जो करंट स्टेट है इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जो करंट स्टेटस है इसको लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, ये एक क्लोज कॉल करने वाली है, जहां पर जो को डेवलपमेंट पार्टनर है इनका बहुत जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि जो एमका प्रोग्राम के लिए एक डेवलपमेंट पार्टनर है या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, इनको सेलेक्ट करने की जो अनाउंसमेंट है ये बहुत जल्दी कर दी जाएगी। अब यहाँ अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो डीआरडीओ इस समय पोटेंशियल पार्टनर के साथ एक डिटेल डिस्कशन में अभी तक इन्वॉल्व थी, और इसमें 3 कंपनियों का नाम सबसे ऊपर आया है। सबसे पहले है सैफरान, जो कि फ्रांस की कंपनी है, जो कि M88 इंजन का निर्माण करती है। इसके अलावा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन दूसरे नंबर पर है, और फिर आती है रोल्स रॉयस, जो कि ब्रिटिश कंपनी है। और इन तीनों कंपनियों के साथ एक जो डिटेल्ड कह सकते हैं डिस्कशन है डीआरडीओ का चला था, और इस दौरान अलग अलग मुद्दों पर बात करी गई, लेकिन प्राइमरी फोकस जो रहा था ये टीओटी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे रहा है। और इसको लेकर डीआरडीओ ने अपनी जो रिकमेंडेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंपी है, और ये जो रिकमेंडेशन है ये एक डिटेल्ड इवेल्युएशन के बाद की गई है। और अब यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्रालय का जो फाइनल डिसीजन होगा ये एक केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट के अंतर्गत आएगा, जहाँ पर जीटीआरई के द्वारा जो टेक्निकल इवोल्यूशन किए गए हैं या इवैल्यूएशन किए गए हैं, इसको जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन से मैच किया जाएगा, और उसके बाद जो निर्णय है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो आइडियल पार्टनर होगा वो भारत को एक क्लीन शीट डिज़ाइन ऑफर करेगा, जो कि ओल्डर जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन से बाहर होंगी। और ये हमारे एमका प्रोग्राम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो स्वदेशी इंजन होगा ये ना सिर्फ एमका को पावर करेगा, लेकिन भारत के जो 6th जनरेशन संभावित एयरक्राफ्ट हैं इनको भी पावर करने के काम में ये आएगा। अब अगर हम ऑफर्स की बात करें तो सैफरान का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि सैफरान ने ऑलरेडी भारत को जो क्लीन शीट डिज़ाइन है ये ऑफर करी है, जो कि भारत के न सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के काम में आएगी, बल्कि भारत का जो संभावित 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है इसमें भी ये काम में आ सकेगी। इसके अलावा सैफरान ने ये भी कहा है कि कंप्लीट टीओटी के साथ साथ जितने भी सपोर्ट होंगे ये सब सैफरान के द्वारा दिए जाएंगे, जहां पर जो कह सकते हैं एक फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है ये भी सैफरान अपना खुद का लेकर आएगी, जहां पर इंजन को टेस्ट किया जाएगा, और किसी प्रकार का जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है भारत के ऊपर नहीं होगा। भारत को इस चीज़ की स्वतंत्रता होगी कि भारत अपने हिसाब से जो मॉडिफिकेशन और अपग्रेड है वो कर सकेगा, इसमें उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होने वाली है। तो वहीं अगर हम बात करें जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन की, तो जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन का जो ऑफर है वो कहीं ना कहीं F414 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि एमका मार्क 1 में हम सब जानते हैं कि F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाना है, जो कि 98 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। लेकिन इसी पर आधारित F414 EPE यानी इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन जो है ये जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से ऑफर किया गया है, जिसको लेकर के ये वो दावा करते हैं कि इनहैंस परफॉर्मेंस इंजन 110 से 116 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, और इसमें जनरल इलेक्ट्रिक इनको भारत में बनाने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि F414 इंजन भारत में बनाए ही जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें नहीं करनी पड़ेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि F414 डील के साथ ही इनको एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि F414 के ही केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो सिक्योर रखा गया है। यानी जनरल इलेक्ट्रिक ने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट हैं वो अपने पास रखे हैं। ये राइट्स भारत को नहीं मिले हैं, जबकि भारत को इन राइट्स को जहाँ पर प्राप्त करने की जो प्राथमिकता है भारत ने उनको सेट करके रखा है। तो ऐसे में अगर जनरल इलेक्ट्रिक जो IPR है और एक्सपोर्ट राइट है इसके लिए मान जाता है तब तो ठीक है, वरना इनके चांसेस काफ़ी कम है। और वैसे भी जो इंजन वो ऑफर कर रहे हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद ही जो थ्रस्ट लेवल वो इंक्रीज हुआ है, तो उसमें नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी का भी अभाव है, और भारत को ऐसा इंजन चाहिए जो कि 6th जन फाइटर को भी पावर कर सके। अब इसमें तीसरा कंटेंडर बचता है रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस को लेकर हम सब जानते हैं कि जितना एग्रेसिव इस प्रोग्राम में रोल्स रॉयस रहा है उतना कोई भी नहीं रहा है। रोल्स रॉयस वो पहली कंपनी थी जिसने भारत को सबसे पहले कंप्लीट टीओटी का ऑफर किया था। उन्होंने कहा था कि वो 1 दशक के अंतर्गत भारत को प्रोडक्शन लेवल का जो इंजन है बनाकर दे देंगे, और इसमें EJ200 या किसी भी एग्जिस्टिंग इंजन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी जाएगी। फ्रॉम स्क्रैप ये इंजन तैयार किया जाएगा,
और जो भी काम होगा इंडियन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेशन में होगा। रोल्स रॉयस यहाँ पर अपनी मनमानी बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत जो चाहे जैसा चाहे कॉन्फ़िगरेशन में इस इंजन को बनवा सकता है, इसमें वो सहयोग करने के लिए तैयार है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर होती है इंडिया की कंडीशन, क्योंकि हम सब जानते हैं F404 के केस में कई बार हमने देखा है कि भारत के हॉट और ह्यूमिड कंडीशन के चलते जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो हमें देखने को मिला है, और ऐसे में ये चीज़ें बार बार ना हो इसके लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि जो इंजन है इन्हें इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो फेस ना करना पड़े। क्योंकि परफॉर्मेंस ड्रॉप का सीधा मतलब होता है कि एयरक्राफ्ट की जो पेलोड कैपेसिटी है, रेंज है, ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है और किसी विषम परिस्थिति में या लॉन्ग रेंज मिशन में ये काफ़ी विपरीत परिणाम दे सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम कोई सस्ता प्रोग्राम नहीं होगा। अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो इसमें तकरीबन इनिशियली 5 से 6 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट है इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्लीन शीट डिज़ाइन इंजन के लिए। और सबसे खास बात यह कि उसके बाद तकरीबन 4 वर्षों का समय और लगेगा, और इसके बाद 3 वर्षों का समय प्रोडक्शन रेडी करने में लगेगा। यानी जो इंजन है इनको डेवलप करने में अगर हम ओवरऑल बात करें प्रोडक्शन लेवल पर लाने में तो 1 दशक का समय लगने वाला है। और ये जो इंजन है इन्हें एमका के प्रोटोटाइप से ही टेस्ट किया जाएगा। या इनिशियली F414 से जो एमका पावर्ड होंगे उनमें से किसी एक जो प्रोटोटाइप है उसको इंजन टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। यानी स्वदेशी इंजन है, इसके लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड का काम खुद एमका एयरक्राफ्ट ही करेंगे, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल कम लगती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखते हैं आगे चल के क्या होता है। नेगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस समय जो बॉल है ये DRDO के कोर्ट में है, और उनका जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पे ही भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो डिसीजन है वो कभी भी आ सकता है। और यकीन मानिए अगर इस डिसीजन में हमने जल्दबाजी नहीं करी तो इसका सीधा प्रभाव हमें एमका की टाइमलाइन में देखने को मिलेगा। और इस समय भारतीय वायुसेना अपने इन प्रोग्राम्स में किसी प्रकार के डिले को अफोर्ड करना बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो होता है एमका मार्क 1 और मार्क 2 के बीच में बेसिक डिफरेंस का, तो आपको बता दें कि एमका मार्क 1 जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होगा, जबकि मार्क 2 में 110 से 120 न्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि एमका मार्क 1 में आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी, जबकि मार्क 2 में 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज को इंकॉर्पोरेट किया जाएगा, जिसमें स्टेल्थ को एनहांस किया जाएगा, कॉम्बैट कैपेबिलिटी को एनहांस किया जाएगा। और एमका मार्क 2 में एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम देखने को मिलेंगे जो कि सोफिस्टिकेटेड एवियोनिक्स सूट के साथ सामने आएंगे और 360 डिग्री के सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी प्रदान करेंगे। साइज और पेलोड की बात करें तो ऑन रिपोर्ट कहा जा रहा है कि एमका मार्क 2 का साइज जो है ये मार्क 1 की तुलना में थोड़ा बड़ा होगा, ताकि इसकी पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके और इसमें इंटरनल स्पेस भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ की डिफरेंसेस हैं जो आपको एमका में देखने को मिलेंगे, वरना बाकी चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इंजन डिसीजन कभी भी आ सकता है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।